तो आंतरिक समझ गए कि हमारे देश के भीतर में या कहीं कहीं क्या होता है किसी किसी देशों में कि समुद्र मार्ग से एक नहर निकाला जाता है, समुद्र से देश के आंतरिक भागों में ले जाया जाता है और वहां पर जलयानों को रोका जाता है, रखा जाता है। तो इसको भी कहते हैं हम लोग आंतरिक जल मार्ग। जैसे समझिए एक उदाहरण के तौर पर कि मान लीजिए हमारी भारत की एक सीमा ऐसी है, क्लियर। अब यहाँ एक बंदरगाह है, हमारा एक बंदरगाह यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ। अब हमारी जहाजें यहीं पर आकर के रुकती है, पानी की जहाज यहाँ रुकती है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे देश के भीतर जाए, तो हम क्या करते हैं, एक नहर यहाँ बना लेते हैं इस तरह से, क्लियर। ये तरह से नहर चला गया देश के अंदर में। अब कोई भी जहाजें जो आएगी ना, वह आसानी से इस नहर से होते हुए यहाँ तक चली आती है। अब ये नहर है, ये समुद्र नहीं है, क्या है, नहर है। समुद्र की भाग तो इधर है, नहर यहाँ तक चला गया। अब जहाज यहाँ आकर के रुक जाती है, आसानी से हम कोई सामान को लोड कर लेते हैं या हटा देते हैं। तो इसको भी हम लोग बोलेंगे आंतरिक जल मार्ग ही बोलेंगे, ठीक है। देश के अंदर जो नदियां हैं, नदी से आप अगर ले जा रहे हैं तो वो भी क्या है, आंतरिक जल मार्ग। लेकिन अगर आप बाहर ले जा रहे हैं तो भी क्या हमारा है, जल मार्ग है, ठीक है। चलिए अब आगे हैं प्रमुख आंतरिक जल मार्ग कौन कौन से हमारे देश में माने विश्व में, इनके बारे में देखना है कि प्रमुख जल मार्ग कौन कौन से हैं। तो राइन जल मार्ग एक प्रमुख आंतरिक जल मार्ग में कौन है, राइन जल मार्ग। राइन नदी में जर्मनी तथा नीदरलैंड से होकर यह बहती है। नीदरलैंड में रोटरडम में अपने मुहाने से लेकर स्विट्जरलैंड के बेसल तक 700 किलोमीटर की यात्रा की जाती है। यानी ये जो राइन जलमार्ग है ये किस पर बनी है, तो याद रखिएगा राइन नदी पर। राइन जलमार्ग कहाँ है, तो राइन नदी पर। ये कहां से कहां तक जाती है, तो जर्मनी से लेकर के नीदरलैंड तक। कितनी दूरी चलती है, तो 700 किलोमीटर की यात्रा करती है। वह एक देश से दूसरे देश को जोड़ती है। रूर नदी के पूरब से आकर मिलती है, जिससे रूर के दक्षिण में फैली पट्टी से होकर वस्तु का आवागमन आसान हो जाता है। यानी किसी वस्तु को लाना ले जाना हो तो रूर नदी पर भी एक पूरब से आकर के मिलती है, जिसके कारण राइन नदी में उसकी नदी की चौड़ाई जो है ना, वह क्या हो जाती है, थोड़ा सा ज्यादा हो जाती है। तो वहां पर भी हमें यात्रा करने में आसानी होती है। राइन जल मार्ग विश्व में अधिक उपयोग में लाया जाने वाला मार्ग है। यानी सबसे ज्यादा राइन जलमार्ग, पूरे दुनिया में आंतरिक जलमार्ग तो बहुत सारे हैं, जिनमें राइन जलमार्ग सबसे ज्यादा उपयोगी है। अब एक उदाहरण के तौर पर बताया जा रहा है कि लगभग 2 लाख आंतरिक जलयान और 20,000 अंतरराष्ट्रीय जलयान की आवागमन होती है। यानी उसी राइन नदी से 2 लाख आंतरिक जलयान एक साल में और 20,000 अंतरराष्ट्रीय जलयान का यात्रा होता है उससे। अब समझिए वो आंतरिक जलमार्ग है, लेकिन 20,000 जो है अंतरराष्ट्रीय जलयान जो है उससे होकर के गुजरती है एक साल में, और लगभग 2 लाख जलयान ऐसे उससे गुजरती है। यानी समझ रहे ना, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे व्यस्त वाला, सबसे ज्यादा उपयोगी अगर कोई आंतरिक जलमार्ग है तो वह हमारे राइन जलमार्ग। अब आगे चलेंगे, दूसरा हमारा है, याद रखिए, दूसरा हमारा है डैन्यूब जलमार्ग। डैन्यूब जलमार्ग यह नौकायान योग्य नदी है, माने नाव चलने वाली नदी है, नदी की चौड़ाई ज्यादा है। यह यूरोप के कई भागों में यात्रा को पूरा करता है और टारना से ब्रीन तक नौकागम्य है। माने वहां एक ये क्या कहते हैं, डैन्यूब नदी है, उनमें टारना एक जगह है, वहां से लेकर के वीरीन तक का एक जगह है, वहां तक इसकी जलमार्ग की यात्रा की जाती है। ये खास करके यूरोप में है। डैन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर पूरब की ओर बहती है, सॉरी यहाँ डबल हो गया है, फॉरेस्ट से निकलकर कहाँ बहती है, पूरब तक बहती है। इस मार्ग द्वारा मक्का, गेहूं, इमारती लकड़ियां, मशीनरी इत्यादि का निर्यात किया जाता है। माने इससे ना कई वस्तुएं के निर्यात, जैसे मक्का का निर्यात, गेहूं का निर्यात, इमारती लकड़ियां, मशीनरी इत्यादि का निर्यात किया जाता है। तो अभी तक आपने पढ़ा 2 प्रमुख आंतरिक जलमार्ग, जिनमें पहला था हमारा राइन और दूसरा था डैन्यूब, ठीक है। दोनों खास करके यूरोप में ही है।
जर्मनी और नीदरलैंड को जोड़ता है कौन? राइन। और डैन्यूब जो है वह यूरोप के टारना से वीरिन तक जोड़ता है। और ये दोनों, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? तो राइन है। ठीक है, चलिए आगे। तीसरा है हमारा मिसिसिपी जलमार्ग। मिसिसिपी उन्हीं जलमार्ग जो यूएसए यूनाइटेड स्टेट के आंतरिक भागों में दक्षिण से मेक्सिको की खाड़ी को जोड़ने का काम करते हैं। याद रखिएगा, मिसिसिपी जलमार्ग है। मिसिसिपी क्या है? याद रखिएगा, एक नदी का नाम है। उनमें एक जलमार्ग है, माने उससे लोग यात्रा करते हैं, नौकागम्य है। और उन्हीं से यूएस के आंतरिक भागों में दक्षिण में एक जगह है जिसका नाम है मेक्सिको। क्या नाम है? मेक्सिको की खाड़ी से, मेक्सिको ऐसे कहते हैं इसको, खाड़ी से जोड़ने का काम करती है। यानी यूनाइटेड स्टेट को मेक्सिको की खाड़ी से जोड़ने का काम करती है कौन? द मिसिसिपी जलमार्ग। चलिए, तो इतनी बात समझ गए कि आंतरिक जलमार्ग हम लोग कल पढ़े थे, यानी पिछले दिन पढ़े थे कि देश के विश्व के प्रमुख जलमार्गों में, जिनमें हमने पनामा नहर महत्वपूर्ण था और सुएज नहर महत्वपूर्ण था। लेकिन आंतरिक भागों में ये हो गया। और भारत के प्रमुख जलमार्गों में याद रखिएगा, गंगा नदी है, धुबरी जलमार्ग है, फिर यमुना जलमार्ग है, ये सब याद रखिएगा, प्रमुख है। अब आगे चलते हैं, हम लोग वायु परिवहन देख लेते हैं। हम लोग अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे जल परिवहन, और अब पढ़ेंगे हम लोग वायु परिवहन। वायु परिवहन मतलब समझ रहे हैं कि हवाई जहाज से हम लोग यात्रा करते हैं। देश के एक देश से दूसरे देश अगर जाना होता है तो पहले हम लोग जाते थे किससे? पानी की सहायता से। धरातल पर तो हम लोग ऐसे मोटी गाड़ियों से यात्रा कर लेते हैं, लेकिन जो विदेश के देश हैं और जल्दीबाजी जानी हो या दुर्गम स्थानों में जाना हो तो इसके लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? वायुयान की। तो वही कहता है, यह परिवहन पर्वत, मरुस्थल, समुद्र इत्यादि किसी भी इलाका में सुगम और सस्ता साधन माना जाता है। इसके आने से यात्रा में क्रांति ला दी। माने जब यह आई है कौन? वायुयान हमारे लिए यात्रा में प्रयोग होने लगा है, तब से यात्रा में क्या हो गई है? क्रांति आ गई है। माने लोग ना इसको बहुत ज्यादा उपयोग करना शुरू कर दिए हैं। इसका उपयोग देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी किया जाता है, इसलिए इसका सामरिक महत्व भी है। माने जिस देश के पास वायुयान सेना अधिक है तो वो सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण देश माना जाता है, क्योंकि बाहरी माने हवाई फायरिंग करने में बहुत आसान होता है। इसका उपयोग युद्ध में भी किया जाता है, यानी वायुयान का उपयोग हम लोग यात्रा के लिए तो करते ही हैं, साथ ही साथ युद्ध में भी इसका उपयोग भारी मात्रा में किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि पृथ्वी के एक छोर से दूसरी छोर जाना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपको 35 से 40 घंटे लगेंगे, और पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर। इसका मतलब समझ गए कि पृथ्वी, मान लीजिए अगर ये वर्ल्ड हमारा इस तरह से है, पृथ्वी हमारा इस तरह से है, अगर इस छोर के महादेश से इस छोर के महादेश पर जाना हो, देश पर जाना हो, तो हमको पूरा सीधा ऐसे गुजरने में मात्र 35 से 40 घंटे लगेंगे, और हम लोग क्या कर लेंगे? पूरे पृथ्वी को पार कर लेंगे। या इधर से इधर आना हो पृथ्वी का तो हम क्या कर देंगे? पार कर लेंगे। यानी हमारे पास यातायात के बहुत तेज साधन हमारे पास अभी उपलब्ध हैं। कहने का मतलब क्या है कि यातायात के क्या है? साधन, बहुत तेज साधन है, जिसके कारण पूरी पृथ्वी को अगर हमें पार करनी हो तो मात्र कितना समय लगेगा? 35 से 40 मिनट ही लगेंगे, हम सॉरी घंटा, 35 से 40 घंटे लगेंगे और हम पार कर जाएंगे। अब आगे हैं, विश्व का 60% यूएसए वायुमार्ग का उपयोग करता है। इसका उपयोग सैनिक सेवा में करता है, यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है, यानी सबसे ज्यादा वही उपयोग करता है। विश्व में जितनी भी जहाजें चलती हैं सबसे ज्यादा किसके पास है? तो अमेरिका के पास है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी सबसे ज्यादा उन्हीं के पास है। इसके अलावे रूस के दक्षिणी भाग तथा अमेरिका के दक्षिणी भाग में वायु सेवा का विकास बहुत ही कम हुआ है। यानी अमेरिका के पास है, लेकिन अमेरिका का जो दक्षिणी हिस्सा है उसमें अभी भी वायुयान का उपयोग कम हो रहा है। भारत में भी है लेकिन उतनी नहीं है जितना अमेरिका के पास है। ऐसे अमेरिका के पास तो इसका खोजे हुआ था। वायुयान का खोज किसने किया था? याद है ना आपको? राइट बंधु, अर्विल और विल्बर राइट ने। कब किया था? तो 1903 ईस्वी में पहली जहाज जो उड़ी थी 1903 में, सफल प्रयास। ठीक है, कहाँ हुआ था? अमेरिका में ही किया गया था। तो स्वाभाविक सी बात है, जहाँ खोज होगा वही ना सबसे ज्यादा उड़ेगा। क्या जी, हम लोग तो उसे खरीदे,
धीरे धीरे ज्ञान हुआ और तब तक तो 50-100 को बना लिया। तो आप समझ रहे हैं। चलते हैं आगे। अब चलते हैं पाइपलाइन। देखिए यातायात का ये भी एक बहुत बड़ा साधन है पाइपलाइन। धरातल के नीचे से, देखिए हवाई जहाज तो हम लोग पढ़ लिए, यातायात का साधन है, उससे हम लोग हल्के सामान को ले जाते हैं। वायुयान से यात्रा होती है और हल्के सामानों और जो कीमती सामान है उसकी यात्रा होती है। हम लोग पानी की जहाज़ों से उसका यात्रा नहीं करते हैं, उसको ऊपर से लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सोना चांदी आभूषण लाना हो अगर विदेश से, तो हम लोग पानी वाली जहाज से नहीं जाते हैं, हम लोग किससे लाते हैं? वायुयान से ज़्यादा, और ज़्यादा यात्रा हम लोग वायुयान से ही करते हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग पाइपलाइन क्या है। तब पाइपलाइन जो है ना, हमारी धरातल में बिछी हुई धरती के नीचे तेल या गैस को ज्यादा करके ले जाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? पाइपलाइन का उपयोग करते हैं। क्योंकि देखिए ऊपर से हम यात्रा करेंगे ट्रक बस से तो ज्यादा भाड़ा लगेगा, तब पाइपलाइन को ले जाने में बड़ी आसान होती है। तो हम लोग तरल पदार्थ हो या कोई गैस हो तो ले जाने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग? पाइपलाइन। यानी धरातल के भीतर तरल पदार्थ और गैस को ले जाने के लिए पाइपलाइन का उपयोग किया जाता है। यह काफी सस्ता और सुरक्षित यात्रा है, यानी यह बहुत ही सस्ता भी है और सुरक्षित भी है। हाँ, इसके साथ कुछ कठिनाइयां हैं, वो अलग सी बातें हैं, लेकिन इसका उपयोग किया जाता है किसके लिए? तरल पदार्थ और गैस को ले जाने के लिए। न्यूजीलैंड में दूध फार्म से उद्योग तक, यानी डेयरी उद्योग तक दूध को पाइपलाइन से भेजा जाता है। यानी न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है, जब आप वहां जाइएगा तो देखिएगा कि जो बड़े बड़े फार्म है, दूध फार्म, वो दूध को निकालता है और दूध को पाइपलाइन में डालता है, सीधे डेयरी में पहुंच जाता है। माने उसको हम लोग ऐसे गाड़ी से, जैसे अपने यहाँ दूध सेंटर नपाता है, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी पर लोड करके फिर दूध डेयरी भेजते हैं, तो ऐसे वहाँ नहीं होता है। वहाँ बड़े बड़े फार्म में क्या किया जाता है? पाइपलाइन से दूध को ही भेजा जाता है। अब बताइए कितनी विकसित देश है कौन? न्यूजीलैंड। यूएसए में भी उत्पाद क्षेत्र से अधिक पाइपलाइन पाई जाती है। यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसमें भी क्या है कि पाइपलाइन का बहुत ज्यादा उपयोग है। उत्पादन जहां हो रही है, चाहे दूध का हो या अन्य कोई कच्चे पदार्थ का हो, तो उसको कहां भेज दिया जाता है? सीधे उद्योग तक भेज दिया जाता है। किसकी सहायता से? पाइपलाइन की सहायता से। चलते हैं। और सबसे बड़ा, याद रखिएगा परीक्षा में पूछता है आपसे, सबसे बड़ा पाइपलाइन कौन है? द बिग इंच। आपसे पूछा जाए कि भाई बिग इंच क्या है, तो लिखेंगे यातायात का पाइपलाइन का सबसे बड़ा साधन है जिसका नाम है बिग इंच। यह एक प्रसिद्ध पाइपलाइन है, याद रखिएगा, यह बहुत बड़ा प्रसिद्ध पाइपलाइन है जो मेक्सिको की खाड़ी से तेल को लेकर उत्तर पूर्वी राज्य में ले जाती है। यानी मेक्सिको की खाड़ी में जहां से तेल निकलती है, वहां से तेल को कहां ले जाती है? तो उत्तर दक्षिण के क्षेत्रों में, देशों में पहुंचाने का काम किससे होता है? तो पाइपलाइन से। ठीक है, तो बिग इंच क्या हो गया? एक बहुत बड़ी पाइपलाइन जो मेक्सिको की खाड़ी में जो तेल निकलती है उसको कहां पहुंचाया जाता है? तो उत्तर पूर्वी राज्यों में इसको भेजा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है यूएस में जितने भी सामान का यातायात निर्यात का काम होता है उसमें 70% पाइपलाइन की सहायता से ही होती है। याद रखेंगे, यूएस में जितनी भी यातायात का काम होता है उसमें सबसे ज्यादा 17% जो है पाइपलाइन द्वारा ही किया जाता है। करके 120 रुपया लिस्ट में 100 में दे देगी, ठीक है ना? ओकरा 100 में से कम में नहीं, ठीक है ना? 120 बोलिया ही सब एक के है, 120 कम से कम 100 में छोड़े के, ठीक है ना? पैकिंग कर, हाँ बिना पैक कर लेके 120 बोलिया है। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे, कि यूएसए में जितने भी सामान का आयात और निर्यात होता है उसमें 17% भाग पाइपलाइन से ही होता है। माने हम लोग जितना भी वहां पर उत्पाद होता है ना, उसका 17% किससे भेजा जाता है? पाइपलाइन की सहायता से भेजी जाती है। यूरोप, एशिया में गैस और तेल को लाने के लिए खास करके किसका उपयोग किया जाता है? पाइपलाइन का उपयोग किया जाता है। ईरान से पाकिस्तान होते हुए भारत आएगा, ईरान से पाकिस्तान होते हुए भारत आ जाएगा। यह शुरू नहीं हुआ लेकिन प्रस्तावित है। माने एक ऐसा मतलब पाइपलाइन बिछाया जा रहा है जो ईरान से, ईरान देश जहां से तेल निकलती है वह हमारा भारत पाइपलाइन से ही आएगा। लेकिन पाकिस्तान बीच में एक समस्या बना हुआ है, पाकिस्तान आने देगा तभी तो आएगा ना। तो लेकिन फिर भी बातचीत चल रहा है कि हमारी भारत तक पहुंचने के लिए पाइपलाइन किससे होके आएगी?
पाकिस्तान से होके आएगी। अब पाकिस्तान आने दे नहीं रहा है, इसीलिए भी नहीं, लेकिन प्रस्तावित है, हो सकता है आने वाले समय में कि उसमें प्रस्ताव मिल जाए। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे पाइपलाइन की सहायता से। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, हमारे बरौनी में, यानी कि जो बिहार के बरौनी में जो तेल शोधक कारखाना है, वहाँ भी तेल किसकी सहायता से आती है? तो पाइपलाइन की सहायता से ही आती है। कच्चा तेल जो निकलती है असम से या मुंबई से, तो वो सब यहाँ किसकी सहायता से आती है? तो याद रखिएगा पाइपलाइन की सहायता से ही आती है। फिर यहाँ से शोधन जब हो जाता है तो फिर यहाँ से हम लोग बड़े बड़े गाड़ियों में लोड करके पूरे बिहार में या जहाँ भी भेजना होता है, पश्चिम बंगाल जहाँ भी भेजना होता है हम लोग भेजते हैं, लेकिन आती किससे है? तो याद रखेंगे पाइपलाइन की सहायता से। अब आगे हमारा है संचार, थोड़ा सा बच गया है, देख लेते हैं। किसी संदेश या सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थानों तक भेजने की क्रिया को संचार कहते हैं। याद रखेंगे, किसी संदेश या सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने की जो क्रिया है उसे क्या कहते हैं हम लोग? संचार। संचार के आने से व्यापार में क्रांति आ गई, यानी कि पहले व्यापार इतनी नहीं होती थी, लेकिन जिस समय से हम लोग संचार के साधन में विकास किए हैं, नेटवर्किंग सुविधा ज्यादा होने लगी है, संचार यानी कि जिसको कहते हैं मोबाइल, समझिए कंप्यूटर, जब ये सब आया ना तो व्यापार में तो काफी उन्नति हुई है। माने लोग जो है ना एक दूसरे के संपर्क में ज्यादा आने लगे हैं। परिणाम क्या हो रहा है कि तेजी से इसका विकास हो रहा है। खास करके विकासशील देशों में संचार के लिए सेल फोन का अधिक उपयोग होने लगा है। जो विकासशील देश है, जैसे भारत एक विकासशील देश है, विकसित नहीं है, अमेरिका विकसित देश है, इंग्लैंड विकसित देश है, जापान विकसित देश है, लेकिन भारत विकासशील देश है। यानी हमारी रहन सहन पहले से सुधार हुआ है, लेकिन हम अभी अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते, इंग्लैंड की मुकाबला नहीं कर सकते, उसके पास बहुत सारा धन है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में हम लोग किसकी सहायता लेते हैं? किसकी सहायता लेते हैं? तो सेल फोन का भी ज्यादा उपयोग हो रहा है। कहाँ? संचार के लिए। किसका? सेल फोन समझ रहा है ना भाई रे? ना समझ रहा है तो लोग, तो चलो समझ लो। सेल फोन माने बटन वाला, बटन वाला। अब कहेगा सर जी तो अपने गांव में तो अब ज्यादा करके आ गया टच वाला ना। अरे टच वाला अब आ गया, जब किताब लिखाया था तब था बॉटम वाला, ठीक है। अभी बहुत सारा लोग सेल फोन उपयोग कर रहे हैं बॉटम वाला। यह सब तब संभव हुआ जब कृत्रिम उपग्रह संचार के क्षेत्र में लाया गया। यानी कृत्रिम उपग्रह जब हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं टावर, उसको कहते हैं, जब ये सब लगने लगा है ना। संचार तो पहले भी था, हम लोग चिट्ठी भेजते थे ना, लेकिन जब इस संचार में कौन आ गया? उपग्रह आ गया है, तब से इसमें ज्यादा प्रभाव पड़ा है। सबसे पहले 1786 में ग्राहम बेल, 1876 में ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, यानी खोज किया। तो संचार में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ, बहुत परिवर्तन, क्योंकि इसमें मनुष्य की आवाज को भेजा जा सकता था। देखिए, ग्राहम बेल ने अपने एक प्रयोग में सबसे पहले 1876 में क्या भेजा? एक ध्वनि भेजा, जिसमें मनुष्य की आवाज एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा सकती थी। अब इसकी सहायता से लगातार संचार में विकास हुआ। लोग अब एक दूसरे से बात करने के लिए ज्यादा करके उपयोग कर रहे हैं, और इसका उपयोग तो औरों कोनो काम में भी होता है। मालूम होगा थोड़ा ना, आराम से तकिया के तौर में रखे फुसुर फुसुर के, चलो छोड़ो उसे, हमको क्या लेना देना है, क्या है कि नहीं, अपना को तो पढ़ना है, इस सब में चक्कर में ना रहना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, याद रखना। चलते हैं उपग्रह संचार हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग? उपग्रह संचार, है कि नहीं। आइए किताब की ओर। 1970 में सबसे पहले यूएस ने, माने यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह भेजने का काम शुरू किया। इसमें सफलता जब प्राप्त हुई, उसके बाद दुनिया के सभी देशों ने अपनी इसमें रुचि दिखाई। सभी देश अपना अपना उपग्रह भेजने लगा। मैंने सबसे पहले अमेरिका भेजा, और भेजने के बाद जब वो सफल हुआ, देखा अरे अमेरिका भेज दिया। अरे तो रूस वाला बोला है अपने वैज्ञानिक से, तू लोग क्या करता है यार, देखो अमेरिका मार दिया बाजी, तू भी 2-4 को धराधर भेज दो। वो भी भेज दिया, तो बार समझ रहे हैं ना, ओकरे पीछे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो हमारा भारत को पीछे रहने वाला था, हमरो भारत नहीं। आज इंटरनेट की सहायता से 100 करोड़ लोग को आपस में जोड़ती है। मैंने कहने का अर्थ है कि हर रोज 1 अरब लोग इंटरनेट से जुड़ते हैं। माने इतना इसका विस्तार हो चुका है, एकरे बिना तो हमारा जीवन रह ही नहीं सकता है, इतना हुआ है। अब समझ रहे हैं।
तो सब देश जब आगे बढ़ रहा था तो हमारा भारत काहे पीछे रहता। तो हमरो भारत जो है, भारत द्वारा 19 अप्रैल, याद रखिएगा सन, क्योंकि परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, 19 अप्रैल 1979 को सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा जिसका नाम था आर्यभट्ट। आपसे पूछा जाए कि भारत सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह कौन भेजा है तो उसका नाम है आर्यभट्ट। कब भेजा है? 1979 को, 19 अप्रैल को। फिर है 1979 में ही उन्होंने दूसरा उपग्रह भेजा जिसका नाम था भास्कर। फिर 1980 में भेजा जिसका नाम था रोहिणी। फिर 18 जून 1981 को एपल नाम का सफल परीक्षण किया। इसके बाद तो चंद्रयान, मंगलयान तो आप लोग देखिए रहे, भारत लगातार भेज रहा है। आज की तक चंद्रयान, अब की तक मंगलयान, सफलता प्राप्त कर भी लेता है। हाँ, अरे एक आध बार मिस पॉइंट हो जाता है, तो सबों से हो जाता है। और तो क्या समझ रहे हैं, ऐसा जगह भेजना है काफी दूर है जहां से हमारी नियंत्रण कभी कभी कट हो जाती है, तो वो कोई बात नहीं है। अरे कोशिश तो किया जा रहा है ना। हम लोग पिछले बार चंद्रयान भेजे थे और सफल हो गए, फिर बाद में भेजे तो सफल हो गए। तो बस ऐसे ही हम लोग एग्जाम भी देते हैं, कभी कभी गड़बड़ा जाता है, तो इसका क्या मतलब? हताशा है ना रे, एकदम हिम्मत से काम लेना है। चलो तो आगे चलते हैं। इसकी खासियत यह है कि जितना खर्च 500 किलोमीटर में होता है उतना ही खर्च 5000 किलोमीटर, यानी कहने का इंटरनेट की अगर सुविधा है तो आपको अगर गांव में अगर लगाना है तो जितना खर्च यहाँ होगा पूरे जिला में भी उतनी खर्च होगा, ज्यादा खर्च नहीं होता है। उसी से हम लोगों को काम चल जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। साइबर स्पेस इंटरनेट, हमको क्या पढ़ना है अब? साइबर स्पेस इंटरनेट। अब ये क्या है समझिए, यह व्यवस्था सभी जगह काम करती है, चाहे पानी हो या धरातल हो, यह काम करती रहती है। यह कंप्यूटर संचालित संचार है जिसका विषय द्वारा तैयार किया जाता है, यानी पूरे वर्ल्ड मिल करके एक संचार का व्यवस्था शुरू किया है जिसका नाम रखा है साइबर स्पेस इंटरनेट, पूरे वर्ल्ड मिल करके। अब उसमें आप देखते होंगे जब हम लोग गूगल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें लिखते हैं हम लोग www, इसका मतलब क्या हुआ भाई? वर्ल्ड वेब वेबसाइट, यानी कि विश्व, उसका मतलब हुआ साइबर स्पेस इंटरनेट, माने विश्व के जितने भी हैं, संसार के जितने भी वेबसाइट हैं, सबको हमने जोड़ दिया है एक साथ में, जैसे इंटरनेट से घिरा रहा है। यह विद्युत द्वारा संचालित होता है, माने इसमें करंट रहता है। इंटरनेट का उपयोग 1995 में 5 करोड़, 2000 में या 40 करोड़, 2010 में 200 करोड़ उपयोगी हो गए हैं। यानी आप समझ रहे हैं ना कि अब हम लोग पहले, यानी कब, तो 1995 में हमारी मात्र 5 करोड़ उपयोग करता थे। मात्र 5 वर्ष में इसकी वृद्धि कितनी हुई देखिए, 35 गुना वृद्धि हो गई, 40 करोड़ हम लोग हो गए। फिर वहीं पर हम लोग, नहीं सॉरी 8 गुना हो गए, सॉरी गलती, 8 गुना हो गए। और यहाँ पर हमने फिर से देखा तो हमारी कितनी बड़ी बढ़ोतरी हो गई है, यानी जैसे जैसे हम लोग 2010 में गए हैं तो 200 करोड़ ज्यादा करके जो है हम लोग क्या हो गए हैं, उपयोगी हो गए हैं। इसका उपयोग तेजी से होने लगा है। क्लियर? चलिए, यानी इस साइबर इंटरनेट का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। विश्व में अमेरिका सबसे अधिक इंटरनेट का उपयोग करता है, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट का उपयोग कौन करता है? अमेरिका। अब समझिए कि हम लोग अभी तक जो पढ़ रहे थे, सड़क यातायात सबसे ज्यादा अमेरिका, वायुयान तो अमेरिका, पाइपलाइन अमेरिका, अरे भाई सब में अमेरिका है, नहीं इंटरनेट कौन करेगा? तो अमेरिका। इसका मतलब वो सबसे ज्यादा पूंजीपति वाला है रे, सबसे ज्यादा बड़ा पैसा कहाँ से लाया पता नहीं। कहाँ से लाएगा? प्राकृतिक रूप से उसको मिला है, बाबू वाला खदान है। बाबू वाला खदान का मतलब नहीं समझे कि वहाँ की धरती में ना खनिज ज्यादा है, अपने भारत में खनिज कम है, वह खातिर जो है ना हम लोग अमीर कम हुए। बगल वाला देखो ना, चीन जो है ना वो भी बहुत अमीर होते जा रहा है। काहे लगी? पूरा धरती में सब कुछ है, धरती में मंगनिया में मिलल है उसको, लोहा चीन, टीन चीन, तांबा चीन, अरे सब सबसे ज्यादा ओकरे पास है। हाँ धरती में है, कौन बनाता थोड़ा ही है। अब स्वाभाविक सी बात है, मान लीजिए अब हम लोग गरीब आदमी हैं, अचानक एक आध को गगरी मिल जाए हमारा जमीन में तो फिर क्या है बात, समझ रहे हैं ना? कौन हमरा पूछने वाला है? तब एकदम धराधरा हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो सेम कहानी है कि अमेरिका तो एक गरीब देश था उस समय शुरुआत में, जब इंग्लैंड वहां पर अधिकार किए हुए था। और जब वो आजाद हुआ उसके बाद उसके पास इतना ना खनिज है, इतना ना खनिज है कि वो सब निकाल निकाल के एकदम सामरिक शक्ति में तेज, सब उद्योग धंधा उसके पास अपना अपना, उसको खरीदने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ता है, सब कुछ अपने पास है और बेचता है खाली विदेश के हाथों। तो भाई बेचबे करेंगे तो फायदे ना होगा जी। तो इसीलिए अमेरिका है, क्या करिएगा।
चलो हम लोग उतना ना सोचते हैं, लेकिन अधिक जनसंख्या होने के कारण इसका यूरोप, भारत, चीन, जापान में भी अधिक होने लगा है। यानी कि सबसे ज्यादा इंटरनेट कौन उपयोग करता है? अमेरिका करता है। लेकिन भारत, चीन की जनसंख्या ज्यादा होगा तो हम लोग ज्यादा उपयोग करेंगे? नहीं करेंगे। अब सोचो ना गौर करके कि अमेरिका के पास मात्र कितना है? मात्र जनसंख्या 5,000 है सपोज दैट, हमारे पास 50,000 है। ठीक है, तो वो बहुत रखेगा तो 5,000 आदमी रखेगा? नहीं रखेगा। तो 5,000 आदमी रखा, हम 50,000 अगर हम हैं तो हम 50,000 में आधे रखेंगे तो 25,000 रखेंगे। छोड़ो आज हो गए यार, गोली मारो, 10% रखेंगे ना तो 5,000 तो पार तो करिए ना जाएंगे? नहीं कर जाएंगे। इसीलिए यानी कहने का मतलब यह है कि हमारी आबादी बढ़ने के कारण हम लोग इसका उपयोग अब ज्यादा करना शुरू कर दिए हैं। सैटेलाइट के उपयोग से में कितने प्रकार के काम करते हैं, इसे भौगोलिक सूचना प्रणाली कहते हैं। देखिए, सैटेलाइट का जब उपयोग होता है तो उससे अनेक प्रकार का काम होता है, सूचना का अनेक काम होते हैं, तो इसीलिए इसको कहते हैं भौगोलिक सूचना प्रणाली। इसके भाग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आंकड़े, मानव तथा विधियां सम्मिलित है, याद रखेंगे। यानी कि हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, आंकड़े भी उसमें मानव तथा विविध प्रकार के मतलब सूचना उसमें शामिल किए जाते हैं। अब चलते हैं एक और पढ़ लेते हैं हम लोग, जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस का मतलब क्या हुआ? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यानी कहने का अर्थ आप देखेंगे, सुनते होंगे ना कि फलाने की गाड़ी में जीपीएस लगल है, वो बता देता है कि आपकी गाड़ी अभी कहां पर है। माने वो क्या करता है? इंटरनेट से जुड़ा रहता है, इंटरनेट से वो क्या रहता है? जुड़ा रहता है, और किसी वस्तु की स्थिति बतलाती रहती है कि वह अभी कहां है। इसको कहते हैं हम लोग जीपीएस। ये भी एक प्रकार का क्या है? इंटरनेट सूचना का साधन है। क्लियर? तो हाँ, एक चीज और, इसको थोड़ा सा हम लोग बैक कर लेते हैं जो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। तो अभी तक हमने सबसे पहले पढ़ा आंतरिक जलमार्गों के बारे में। क्या पढ़ा हमने? आंतरिक जलमार्गों के बारे में, जिनमें देश के अंदर में जितने भी जलमार्ग हैं उसको हम कहते हैं आंतरिक जलमार्ग। फिर हमने आंतरिक जलमार्ग के कई बातों को देखा कि प्रमुख जलमार्गों में पहला है राइन जलमार्ग, दूसरा हमारा है डैन्यूब जलमार्ग, और तीसरा है मिसिसिपी जलमार्ग। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा वायु परिवहन। यह सबसे सस्ता और सुगम साधन है। इसका उपयोग 60% कौन करता है? अमेरिका करता है, लेकिन हमारे देश में भी इसका खूब उपयोग हो रहा है, और सस्ते साधन होने के कारण सुरक्षित भी है। और तब पर हम लोग पाइपलाइन। देखिए, पाइपलाइन हमने एक चीज छोड़ दिया आपको पढ़ाना, पाइपलाइन की कुछ कमी भी है। पाइपलाइन हम लोग सस्ता है, तरल पदार्थों को लाना ले जाना आसान है, लेकिन इसमें एक कमी है। कमी क्या है? कि सबसे पहले तो पहली बार जब हम बिछाते हैं तो बहुत खर्च आता है। चलिए कोई बात नहीं, खर्च आया, लेकिन दूसरी समस्या इसकी है कि इसकी जब अगर ब्रेकेज हो जाती है, कहीं अगर टूट फूट जाती है तो जल्दी पता नहीं चलता है कि कहाँ से ये टूटा हुआ है। समझ रहे ना? तो ये सबसे इसकी मरम्मतिंग करने में कठिनाई। और सबसे बड़ी बात इसकी कठिनाई ये होती है कि एक बार जब आप बिछा दिए तब फिर इसको आप बढ़ा नहीं सकते। जैसे अपना सड़क नहीं है, देखो सड़क है तब बिछा दिए, एक लाइन बनाए, अब मन होगा तो हम दूसरा लाइन बना लेंगे, मन होगा तो तीसरा लाइन बना लेंगे, चौड़ाई रोड को बढ़ा देंगे ना, 4 गो बस जाए, 5 गो बस जाए, उसके लेकर बढ़ाते जाएंगे साइड साइड से। नहीं, लेकिन पाइप लाइन जब बन जाएगा तो आप उसको पाइप को कि नमर के बढ़ाइएगा कि वो नमरने वाला चीज है? नहीं नमरने वाला चीज है। तब बताइए, तो उसके लिए क्या होगा? फिर जो है ना दूसरा लगाना पड़ेगा, नहीं बने तो फिर खर्चा होगा। तो इसीलिए पाइप लाइन की कुछ कमी है। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। अब उल्टा पुल्टा मत समझ लेना आप तो लोग। हाँ, तो पाइप लाइन समझ रहे हैं, सबसे बड़ी पाइप लाइन कौन है? तब बिग इंच। फिर हम लोग पढ़े संचार। तो संचार में हम लोग सूचना को एक जगह से दूसरे जगह ले गए, और जब 1876 में सबसे पहले ग्राहम बेल ने जब टेलीफोन का आविष्कार कर दिया तो उसके बाद संचार में काफी उन्नति आई। और खास करके कब? जब उपग्रह संचार का उपयोग हुआ, उपग्रह द्वारा, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर जब होने लगा, इसका खूब ही उपयोग होने लगा। ठीक है, चलिए। और इसके बाद हम लोग पढ़े थे, थोड़ा सा पढ़े जीपीएस के बारे में। चलिए, तो आज हमारा चैप्टर खत्म हुआ। कल हम लोग मिलेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिए, और हमें भी हौसला बढ़ाइए। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।